बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 2 तकरीबन हमने पढ़ लिया था। उसके लास्ट छोटे-छोटे से टॉपिक हैं। ई-कैट में छोटे ही हैं, वैसे तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, लेकिन ई-कैट के वाले से थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं सॉरी, वैसे वो लेंथी हैं। तो बहरहाल उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो सिर्फ आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद मेन जो टॉपिक है आज का, वो चैप्टर नंबर 3 का है, वो हमने पढ़ना है। ठीक है? अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक है छोटा सा, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को कहते हैं, और ये प्री साइज डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स होते हैं मैसेज सेंड वगैरह करने के। नेटवर्क स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं। डिफैक्टो, इसका मतलब आपने याद रखना है, डिफैक्टो का मतलब होता है बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। और डीजोर, डीजोर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ और रेगुलेशन। अब ये जो कुछ अदारे हैं, ये आपने याद रखने हैं जो डीजोर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, डीजोर स्टैंडर्ड बनाने वाले ये अदारे, इनके नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं? आपको पता है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली एक नेटवर्क की शेप होती है। ठीक है, शेप ऑफ अ नेटवर्क, उसका लेआउट कह सकते हैं, लिख लो, लेआउट कह सकते हैं, उसकी शेप कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये तीन वर्ड्स हैं, इनको लिख लो जरा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारे पास 5 तरह की हैं। यहाँ पर आपकी बुक में वैसे और भी होती हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी जो है, ये एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सेंट्रल वायर होती है, एक सेंट्रल वायर होती है और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं उस वायर के साथ अटैच होते हैं। वो जो सेंट्रल वायर होती है उसको हम बस कहते हैं या बैकबोन भी कहते हैं, लिख लो। ये जो सेंट्रल वायर आपको नज़र आ रही है, इसको हम बस या बैकबोन भी कहते हैं, और बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच होते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है तो वो बस के पास आता है और बस से होता हुआ फिर बाकी दूसरे कंप्यूटर्स तक जाता है। ये जो सेंट्रल वायर होती है, जिसे हम बस कहते हैं, इसको इथरनेट बस भी कहा जाता है। और इथरनेट बस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है थिन नेट, एक होती है थिक नेट। इनके सिर्फ डायामीटर में फर्क है, एक थोड़ी मोटी होती है, एक थोड़ी बारीक होती है। जो थिन नेट होती है वो उसकी उसका जो डायामीटर होता है वो होता है 10⁻², और जो थिक नेट होती है उसका डायामीटर होता है 10⁻5। ठीक है, और बस टोपोलॉजी में मैंने आपको कल बताया था, जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है इथरनेट। और इथरनेट जो टेक्निक यूज करता है वो टेक्निक का नाम है CSMA-CD, और CSMA-CS और CSMA-CR। ये बात बहरहाल हमने कल भी पढ़ी थी। और ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे 50 माइक्रोसेकंड्स। वो कहता है कि जब कोलिजन आ जाती है, जब टकराव आ जाता है मैसेज के अंदर, ये आपने हेर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, जब दो कंप्यूटर्स इकट्ठे मैसेज भेजते हैं और टकराव आ जाता है, तो फिर क्या होता है, इथरनेट रिक्वायर दैट a station must continue transmitting until the 50 microsecond period has ended। कम से कम 50 माइक्रोसेकंड का एक वक्फा आता है, उसके बाद फिर कोई कंप्यूटर मैसेज भेज सकेगा, उसे स्टेशन भी कहते हैं कंप्यूटर को। If the station has less 64 bytes of data to send, then it must pair the data by adding zeros at the end। अगर डाटा जो है वो 64 बाइट से कम है, छोटा है, तो उसको 64 बाइट जितना बनाने के लिए एक्स्ट्रा जीरोस लगाकर उसके एंड पे उसको पैड करना पड़ेगा, उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारा मैसेज जो है वो बस टोपोलॉजी के अंदर 64 बाइट से कम नहीं हो सकता। 64 बाइट से कम होगा तो एक्स्ट्रा जीरोस लगाए जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आती है और रिंग टोपोलॉजी के बारे में आपको पता है, हर कंप्यूटर अपने से अगले कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हर कंप्यूटर के एग्जैक्टली दो नेबर्स होते हैं। एक कंप्यूटर उसके लेफ्ट साइड पे होता है, एक कंप्यूटर उसके राइट साइड पे होता है। हर कंप्यूटर के दो नेबर्स हैं। ठीक है, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, ये पहली लाइन लिखी है, टू नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। दूसरी बात ये कि इसमें मैसेज जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। ठीक है, और कितने टोकन होते हैं एक नेटवर्क में, ये हमने पहले पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने, एक ही टोकन होता है, और इसके बारे में कल डिस्कशन हुई थी कि इसके अंदर टोकन पासिंग मैकेनिज्म या टोकन पासिंग स्कीम इस्तेमाल होती है। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल हब होती है, या जिसे हम स्विच कहते हैं, और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो सेंट्रल हब के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, हब और स्विच ये दो डिवाइसेस हैं, इनमें से कोई एक लगाई जाती है। स्टार टोपोलॉजी में ARC नेट इस्तेमाल होता है,
और स्टार टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन के चांसेस नहीं होते, और अगर हब फेल होती है तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जो स्टार और बस का कॉम्बिनेशन है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी की निस्बत बेटर है, क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन ट्री टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और फिर मैश टोपोलॉजी आती है। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होता है, जैसे कल मैंने आपको पेयर टू पेयर पढ़ाया था। और मैश टोपोलॉजी जो है वो बाकी तमाम नेटवर्क्स की निस्बत जो है इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है। फॉल्ट टॉलरेंस से मुराद है अगर इसके अंदर कहीं एक लिंक के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो किसी दूसरे लिंक के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे को मैसेज भेज सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है वो फॉल्ट आ जाता है तो ये जो कंप्यूटर है ये इसको मैसेज भेज के इस कंप्यूटर तक अपना मैसेज, अपना पैगाम, डाटा वगैरह पहुंचा सकता है। ठीक है। और इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट है। ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा कंप्यूटर भी हों तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक है। अगर सवेयर लोड हो कंप्यूटर्स का तो तब भी कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। ये थी हमारी टोपोलॉजी। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो कर लो। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई हैं सिर्फ वो इसमें याद रखनी है इंशाल्लाह। अगर कोई एमसीक्यू आता है इसमें से टोपोलॉजी में से तो वो यही वाला आएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैंने आपको खुद से भी लिखवाई हैं, कुछ टर्म्स मैंने खुद से लिखवाई हैं जो कि यहाँ बुक में नहीं थी, वो मैंने आपको बता दी, तो उसको आपने याद रखना है। एक बार ये अहम अहम बात याद रखनी है आपने। एक एमसीक्यू ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि देखो नेटवर्क का नाम लिए बगैर वो लैन कह सकता है, यानी नेटवर्क का नाम लिए बगैर भी वो एमसीक्यू दे सकता है, और नेटवर्क की जगह पर वो लैन का नाम ले सकता है। जैसे वो आपसे पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ लैन इज कॉल्ड, तो अभी मैंने क्या बताया, टोपोलॉजी बेसिकली स्ट्रक्चर होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैन, लैन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओएसआई मॉडल। ओएसआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जब भी हम इंटरनेट में मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो मैसेज सेंड करने के लिए जो हमारे पास इस्तेमाल होता है एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल जो यूज़ होता है, पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है, उसे हम ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। जैनब बतूल बेटे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, नहीं तो आपको जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से, इसलिए काइंडली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी मेंशन करें वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। प्लीज़ नोट करें इस बात को, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ। जैनब बतूल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें जो भी आपका है, वरना आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, ओएसआई मॉडल जो है इसको बनाया था आईएसओ वालों ने, इसको भी नोट करें। आईएसओ एक अदारा है जो कि डीजोर स्टैंडर्ड बनाता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको इनके नाम याद कर लें। तो ओएसआई की फुल आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसकी सही फुल फॉर्म लिखी होगी इधर, आईएसओ ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जी शफक, आई थिंक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन पोर्टल, मेरा ख्याल है कि मिस नहीं किए होंगे, मुझे कंफर्म नहीं, वैसे होते तो हैं वहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं, और याद रखना है आपने कि अपर लेयर और लोअर लेयर का भी कॉन्सेप्ट होता है। इस बुक में नहीं लिखा हुआ, आप लिख लो। ओएसआई मॉडल के अंदर पहली जो 3 लेयर्स होती हैं यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये 3 अपर लेयर्स होती हैं, और जो लास्ट वाली 3 होती हैं यानी कि नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 3 लोअर लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे हम मैसेज भेज रहे हैं उसका नेटवर्क के साथ कनेक्शन कायम करना। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? इसके 4 काम होते हैं, वो नोट कर लें। कोड कन्वर्जन, डाटा ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। सेशन लेयर सेशन एस्टेब्लिश करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये मैसेज को सेगमेंट्स में ब्रेक करती है, एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बनाती है, और एरर हैंडलिंग करती है। ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इनकी वर्किंग है, ये बस आपने याद रखनी है। नेटवर्क लेयर जो है ये एड्रेस चेक करती है नेटवर्क के ऊपर।
ठीक है। बेस्ट रूट तलाश करती है कहाँ से मैसेज को भेजना है, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसके अंदर पैकेट्स बनाए जाते हैं, नेटवर्क लेयर पे आकर मैसेज को पैकेट्स में यानी चंक्स में डिवाइड किया जाता है, पैकेट्स को चंक्स भी कहते हैं। डाटा लिंक लेयर जो है ये हमारे मैसेज को फ्रेम्स में कन्वर्ट करके जो हमारा मीडियम है यानी कि जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है या मॉडेम होता है उसके साथ उसका ताल्लुक बना देती है हमारे मैसेज का। और फिजिकल लेयर जो है फिर हमारे मैसेज को कन्वर्ट करवाती है डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। और यही लेयर फिर रिसीवर कंप्यूटर पे जाकर एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ये सारी लेयर्स रिसीवर कंप्यूटर पे काम करती हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में काम करती हैं। इनकी तरतीब आपने यही याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। आगे हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना ये मिडल मिडल में होती है, ये मिडल लेयर इसे को कहते हैं। तो ऊपर वाली 3 अपर लेयर्स होती हैं और नीचे वाली जो है लोअर लेयर्स होती है। नहीं बेटे, आपके जून में पेपर नहीं हो रहे, आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर होंगे। 16 जून के बाद यानी 19 या 17 या 19 तारीख को, जून जून की बात कर रहा हूँ, 17 या 19 जून को 10th क्लास के पेपर्स होने हैं। और 10th क्लास के पेपर्स के बाद आपके सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके पेपर लिए जाएंगे। तो समझ लो कि आपके पास ये मई का महीना चल रहा है, समझ लो आपके पास तकरीबन 1 महीना और 10 दिन बाकी हैं, यानी 40 डेज आर लेफ्ट। और अगर हम संडेज वगैरह निकालें तो हमारे पास जो है वो तकरीबन 35 से 34 दिन तकरीबन बचते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें तकरीबन जो है ना वो। और ये मुझे लगता है कि ई कैट जो एग्ज़ाम से पहले लेंगे आपका जून के अंदर, मुझे लगता है इन्होंने ई कैट ले लेना है। तो ई कैट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एग्जाम से पहले लेना है। बहरहाल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना, चूंकि टाइम कम है और हमारा हमारा कोर्स पढ़ा हुआ है अभी। नहीं जी, वर्किंग ऑपोजिट नहीं करती। ओएसआई की जो 7 लेयर्स हैं इनकी तरतीब यही है जो मैंने अभी पढ़ाई है, लेकिन ये तरतीब होती है सेंडर कंप्यूटर पे। जब रिसीवर कंप्यूटर पे ये लेयर्स काम करती हैं, जो मैसेज रिसीव करता है तो वो फिर उस कंप्यूटर पे जाकर ये लेयर जो है रिवर्स ऑर्डर में काम करती हैं। यानी रिसीवर कंप्यूटर पर पहले फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन फिर लेयर काम करती है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन, ये इस पूरे पेज के अंदर वही डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है वो लिखा हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं जी? 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये अंडरलाइन कर लो। एक होता है मैसेज जो हम सेंड करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, साउंड वगैरह। सेंडर जो है, सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं। और ये वो डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करती है, इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं, डेस्टिनेशन भी कहते हैं। और ये वो कंप्यूटर या डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है। ये कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई टेलीफोन, टेलीविजन हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई, ठीक है, कोई आउटपुट डिवाइस हो सकती है। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडियम को कहते हैं, आपको पता है, जिसके अंदर हमारे पास वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल की 2 टाइप्स हैं, वायर और वायरलेस। लास्ट पे आता है इनकोडर डिकोडर। इनकोडर डिकोडर डिवाइस एक ही है, लेकिन इनकोडर जो है ये वो डिवाइस है जो कि डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ये लिखा हुआ है, इनकोडर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू द फॉर्म व्हिच पास थ्रू द मीडियम, यानी एनालॉग में। और डिकोडर जो है ये एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और इनकोडिंग जो होती है ना, इनकोडिंग का जो वर्ड, जैसे टीचिंग, टीचर टीचिंग करता है तो इनकोडर इनकोडिंग करता है। तो
तो इनकोडिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है कि डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग का प्रोसेस क्या है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो जब हमारा कंप्यूटर मैसेज सेंड करेगा तो हमारे कंप्यूटर के साथ जो मॉडेम लगा हुआ, मॉडेम एक्चुअली ये काम करता है, या एनआईसी ये काम करता है, जो हमने पढ़ा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर के साथ जो लगा हुआ मॉडेम है, जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो वो करेगा इनकोडिंग, और जब हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ मॉडेम, जब हमारा कंप्यूटर मैसेज रिसीव करेगा तो वही मॉडेम जो है वो डिकोडिंग करेगा। तो ये एक ही डिवाइस है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इनमें से एक कंपोनेंट भी मिस हो तो मैसेज सेंड नहीं हो सकता। इन तमाम कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड सिंक और डेस्टिनेशन। सिग्नल्स की डेफिनेशन में ये पहली लाइन जो है मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम सिग्नल्स कहते हैं, और ये जो सिग्नल्स हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है हमारे पास एनालॉग सिग्नल, और दूसरी टाइप होती है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है, ये एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव होते हैं, और इनको कैरियर वेव भी कहा जाता है। अंडरलाइन में करता जा रहा हूँ, आप भी करते जाएं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। और ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ, मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं या डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में होते हैं। पल्सेस यही होते हैं कि एक टाइम पे करंट आ रहा है, एक टाइम पे करंट नहीं आ रहा, तो ऑन ऑफ की स्टेट में ये होते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ डाटा ये कोई खास नहीं है, डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, सिर्फ इसके अंदर एक दो टर्म्स हैं वो याद रखो कि जो हमारा ऑडियो डाटा होता है ना, जो साउंड डाटा होता है, जैसे हम व्हाट्सएप पे अपनी आवाज़ सेंड करते हैं किसी को, तो ये भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। फिर जब सेंड होता है तो ये भी एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो साउंड वेव जो है वो 44,056 टाइम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 44,056 जो वेव्स हैं साउंड की, वो कन्वर्ट होती हैं बिट्स में। और कितने कितने बिट्स के पेयर बनते हैं, 16 बिट्स के नंबर बनते हैं, यानी 2 बाइट्स के। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। नेक्स्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपको पता है डाटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है। हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर पता है ना, आस्की कोड हमने सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था आस्की कोड के बारे में, जब मैंने आपको करैक्टर डाटा टाइप बताई थी, तब मैंने आपको आस्की कोड के बारे में आगाह किया था कि आस्की कोड क्या होता है। इसी तरह से और भी कोडिंग स्कीम्स होती हैं जिनमें हमारे पास एक बीसीडी होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट का कोड है। अच्छा, इसके अंदर तीन तीन चीज़ें याद रखनी है सब के अंदर। क्या याद रखना है कि ये कितने बिट का कोड है, तो याद रखना है आपने 4 बिट का कोड है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने करेक्टर्स को कोड मिला होता है, तो 2 की पावर 4 कर लो। 2 की पावर 4 कितना बनता है, 16। तो 16 करेक्टर्स को एक स्पेसिफिक बीसीडी कोड मिला होता है, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल मिला होता है। और EBCDIC जो है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8 बिट का होता है। इसको किसने बनाया, IBM ने। अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी कर लो। ठीक है, IBM ने इसको बनाया था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो जब मैंने कहा ये 8 बिट का कोड है, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स को कोड मिला होता है, 256 को, क्योंकि अगर 2 की पावर 8 करें तो 256 बनता है। नेक्स्ट आता है ASCII कोड। ASCII कोड की फुल फॉर्म याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का कोड है, और कुछ कंप्यूटर में 8 बिट का भी है। ठीक है, और जब जिन कंप्यूटर में 7 बिट का है तो 2 रेज़ पावर 7 करो 128 कैरेक्टर ये लिखे हुए हैं उसने, और 2 पावर 8 करो तो 256 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको बनाया था ANSI वालों ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, जो हमने सी लैंग्वेज में भी ANSI के बारे में पढ़ा। यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड इसकी फुल फॉर्म है, ये 16 बिट का कोड होता है, और इसके अंदर 65536 तक करेक्टर्स को मिला होता है कोड। ठीक है, और एक खास फॉर्मेट होता है यूनिकोड का, उसे कहते हैं UTF-8। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। ये इनकोडिंग है जिसके जरिए से इसको कन्वर्ट किया जाता है 01 में, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। जी, समझ आ गई तो तब भी बता दो। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जब भी सेंडर और रिसीवर आपस में मैसेज का तबादला करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं,
डाटा कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान 3 तरह के मोड्स पाए जाते हैं। या तो वो सिंप्लेक्स मोड होता है, सिंप्लेक्स मोड में डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है, बस ये सेंडर है और ये क्या है, रिसीवर है। सेंडर सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, यानी इस डायरेक्शन में डाटा नहीं आ सकता, डाटा सिर्फ एक सिम्त में जा सकता है, तो इसको हम यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड इज यूनी डायरेक्शनल, लिख लो, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लिख लो, ये सवाल ही कैट में इस तरह से भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूनी डायरेक्शनल। तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब है एक सिम्त, यहाँ से लिखा वन डायरेक्शन ओनली, तो इसको यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। तो इसकी मिसाल हमारे पास वन वे रोड है, एक तरफा ट्रैफिक जहाँ पर चलती है, जैसे बड़े बड़े रोड्स होते हैं तो वन वे होते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर इसकी एग्जांपल हमारे पास रेडियो है, टीवी ट्रांसमिशन है कि टीवी और रिमोट है, जब हम रिमोट से टीवी से पर कोई चैनल ट्यून करते हैं तो रिमोट सेंटर होता है, टीवी सिर्फ रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर दोनों कंप्यूटर सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। जिस दौरान यहाँ से सेंड हो रहा होगा उस दौरान वहाँ पे सिर्फ रिसीव होगा, बाद में ये भेजेगा तो ये रिसीव करेगा, एक टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल हमारा ये जो अमर रोड है, अमर रोड पे देखो आप, ट्रैफिक दो तरफा होती है, टू वे ट्रैफिक चल रही होती है, ठीक है। इसके अंदर इसकी एग्जांपल हमारे पास वन लेन ब्रिज भी है। अच्छा, ये जो अमर रोड की मैंने एग्जांपल दिया, सॉरी ये इसकी नहीं है, ये फुल डुप्लेक्स मोड की होगी, क्योंकि अमर रोड पे एक ही टाइम पे ट्रैफिक आ भी रही होती, जा भी रही होती, लेकिन यहाँ पर एक टाइम पे नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल वन लेन ब्रिज है, ऐसा पुल जिसके ऊपर एक टाइम पे एक गाड़ी गुजर सकती है। तो अगर सामने से एक गाड़ी आ रही है तो यहाँ से जाने वाली गाड़ी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह इतनी नहीं है, ठीक है, या हमारी कोई गली इतनी तंग हो कि एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है उसको वेट करना पड़ेगा कि एक गाड़ी गुजर जाए फिर दूसरी जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल उसने लिखी हुई है, वन लेन ब्रिज, वन लेन ब्रिज, ठीक है। और इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी भी है, ये लिखा हुआ उसने वॉकी टॉकी। और एक और इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी नहीं हुई, वेब ब्राउजिंग, लिख लो वेब ब्राउजिंग। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, फिर सर्वर की रिक्वेस्ट, सर्वर वहाँ से फिर अपना कॉन्टेक्ट शो करता है किसी वेबसाइट का। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट अभी भेजी है, हमारी रिक्वेस्ट जा रही थी तो पहले ही वहाँ से रिक्वेस्ट जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो गई, ऐसा नहीं होता, पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है फिर वहाँ से रिक्वेस्ट आती है। तो वेब ब्राउजिंग भी इसकी एग्जांपल है, लिख लो। वॉकी टॉकी भी इसकी एग्जांपल है कि दोनों तरफा कम्युनिकेशन होती है बट नॉट एट द सेम टाइम, ये बाई डायरेक्शनल होता है बट नॉट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में ये भी बाई डायरेक्शनल है और सेम टाइम पर भी हो सकता है, बोथ वे एट द सेम टाइम, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, एक ही टाइम पे आ जा सकता है। और फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर इसकी एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन पोल है, इसकी एग्जांपल अमर रोड है, इसकी एग्जांपल जो है वो टू वे रोड है। टू वे रोड से मुराद यही है कि एक सड़क पे ट्रैफिक दोनों सिमतों में ट्रैवल कर रही होती है। ये जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है ये बनाने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जो एक ही टाइम पे डाटा भेज भी सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं, उन डिवाइसेस को मल्टीप्लेक्सर्स कहते हैं, अंडरलाइन कर लो, लिखा हुआ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल बाय डिवाइसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो डाटा ट्रांसमिशन तक आज पढ़ लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। डाटा ट्रांसमिशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। जब हमारा डाटा सेंड होता है तो कितनी अमाउंट में सेंड होता है, दो इसकी टाइप्स हैं। एक होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन से मुराद है कि बहुत सारी बिट्स का डाटा इकट्ठा ट्रैवल हो जाता है, लाइक 32 बिट्स का जा सकता है। और हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बसेस लगी होती हैं, आपको पता है बसेस के बारे में, उन बसेस के ऊपर से जो डाटा ट्रैवल होता है वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। नहीं जी, वेब ब्राउजिंग इज एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। वेब ब्राउजिंग जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दो बातें। पैरेलल कम्युनिकेशन वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के करीब हो, जहाँ पे डिस्टेंस कम हो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये स्टेबल नहीं होती, ठीक है। और ये देखो इसमें लिखा हुआ मे नॉट वर्क स्टेबली इन लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये अमूमन प्रिंटर के साथ लगी होती है। प्रिंटर और कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है उनके दरमियान में पैरेलल कम्युनिकेशन होती है।
इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी एक दूसरे के करीब है, लाइक सीपीयू, रैम, रोम वगैरह, तो उनके दरमियान में जो बसेस लगी होती हैं वो भी पैरेलल कम्युनिकेशन की एग्जांपल में आती हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन से मुराद है इसमें एक बिट का डाटा एक टाइम पे ट्रैवल करता है, बिट बाय बिट फैशन में डाटा ट्रैवल करता है। और इसकी एग्जांपल वन लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट है, जैसे मैंने अभी आपको हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल दी कि एक लेन की स्ट्रीट है, यानी कि एक गली है जिसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो कट्टी दो पैरेलल गाड़ियां नहीं गुजर सकती। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, सीरियल की आगे से दो टाइप्स हैं, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की आगे से दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर मैसेज जाता है हमारा करैक्टर बाय करैक्टर। कैसे जाता है? करैक्टर बाय करैक्टर। एक मैंने मैसेज भेजा हेलो, HELLO, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। H जो है वो अलग से बिट्स में कन्वर्ट होगा 01 में, E अलग से 01 में, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, सबकी बाइनरी डिजिट्स में सारे कन्वर्ट होंगे, सबकी बिट्स निकलेंगी। फिर H की बिट्स अलग से सेंड होंगी, E की बिट्स अलग से सेंड होंगी, L की बिट्स अलग से सेंड होंगी, इस L की बिट्स अलग से सेंड होंगी, इसकी बिट्स का ग्रुप अलग सेंड होगा, इसकी बिट्स का ग्रुप अलग, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी करैक्टर्स की। तो करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड होता है। और याद रखो कि इसके अंदर ये डायग्राम देखो जरा, ये पहला करैक्टर जा रहा है तो उससे शुरू में एक स्टार्ट बिट जा रही है और एंड पे स्टॉप बिट जा रही है। फिर दूसरा करैक्टर है, उसके शुरू में भी स्टार्ट बिट है और उसके एंड पे भी स्टॉप बिट है। फिर तीसरा करैक्टर है, उसके शुरू में भी स्टार्ट बिट है, उसके एंड पे भी स्टॉप बिट है। अब ये स्टार्ट स्टॉप बिट का मकसद क्या है ये जरा समझ लो, और स्टार्ट स्टॉप बिट होती क्या है। हर बार हर करैक्टर से पहले, जाहिर सी बात है हर करैक्टर 01 में कन्वर्ट होता है, तो हर करैक्टर से पहले एक बिट एक्स्ट्रा जाती है जिसे 0 कहते हैं, इसे स्टार्ट बिट कहते हैं। और हर करैक्टर के लास्ट पे 1 जाता है, इसको हम कहते हैं एंड बिट या स्टॉप बिट। एंड बिट भी कहते हैं या स्टॉप बिट भी कहते हैं। जब ये 0 मिलता है ना रिसीवर को, उसको पता लग जाता है कोई नया करैक्टर आना शुरू हो गया। और जब उसको 1 मिलता है उसके बाद कुछ नहीं आता, उसको पता लग जाता है कि ये वाला करैक्टर यहाँ तक ही था, बस इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो जब रिसीवर को 0 मिलता है तो वो किस हालत में चले जाता है, किस स्टेट में चले जाता है, याद रखना है ये चले जाता है स्पेस स्टेट के अंदर। और जब 1 मिलता है तो वो चले जाता है मार्क स्टेट के अंदर। ठीक है, मार्क स्टेट, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यही वजह है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो, आखिरी बात जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर वो ये है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर करैक्टर्स जब सेंड होते हैं, पहला करैक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो करैक्टर्स के दरमियान में जो फासला होता है, जो टाइम पीरियड आता है, जो डिले आता है, जो वक्फा आता है, वो एक जैसा नहीं होता, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम का नहीं होता। कभी दो करैक्टर के दरमियान आधे सेकंड का वक्फा पड़ जाता है, कभी दो करैक्टर के दरमियान नैनो सेकंड का वक्फा पड़ जाता है, तो इसके अंदर क्लॉक को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा हमारा करैक्टर बाय करैक्टर नहीं बल्कि मैसेज बाय मैसेज ट्रैवल करता है। बेटे आखिरी है, सिर्फ सिंक्रोनस तक पढ़ते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ यहाँ तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले बताया तो मैंने आपको, इसके अंदर हमारा डाटा जाता है मैसेज बाय मैसेज, यानी एक बड़ा मैंने मैसेज लिखा, फर्ज करो एक पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ के 3 टुकड़े हो गए, इसे हम पैकेट बाय पैकेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये लिखा उसने मैसेज, इसके अंदर भी शुरू में स्टार्ट बिट जाती है और एंड पे स्टॉप बिट जाती है। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर एक्स्ट्रा बिट्स भी जाती है जिनको एरर चेक बिट्स कहते हैं। ये देखो ये बनी हुई है एरर चेक बिट्स। ठीक है, और ये जो एरर चेक बिट्स होती हैं ये एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं ताकि अगर रास्ते में कोई डिस्टोर्शन आ जाए, कोई कोलिजन आ जाए, मैसेज ज़ाया होने लगे, तो ये जो एक्स्ट्रा एरर चेक बिट्स हैं ये ज़ाया हो जाए एरर आने की वजह से, ओरिजिनल मैसेज अपने डेस्टिनेशन पर सेफ एंड साउंड पहुंच जाए। ठीक है, और इसके अंदर हर मैसेज के दरमियान, यानी हर पैकेट के दरमियान, ये मैसेज और ये मैसेज इक्वल अमाउंट का डिले आता है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम का डिले आता है, इक्वल टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, चूंकि ये दोनों सीरियल के टाइप्स हैं तो जाहिर सी बात है इनमें डाटा एक एक बिट करके जाता है, एकदम से इकट्ठा पैरेलल की तरह नहीं जा सकता। तो पैरेलल और सीरियल को अगर हम कंपेयर करें तो फास्ट कौन सी है? पैरेलल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पैरेलल जो है वो स्टेबल नहीं रहती फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस।
तो यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लो, और अगर समझ आ गई तो बता दो। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल करेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 4 फिर स्टार्ट कर देंगे। सर अकेडमी हमारा टेस्ट कब स्टार्ट होंगे? टेस्ट के बगैर तो हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी, प्लीज़ आप हमारा टेस्ट स्टार्ट कर दें। अच्छा यार, अच्छा ऐसा है कि आपके जो टेस्ट का सिलसिला है, जैसे अकेडमीज ओपन होंगी तो टेस्ट का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल अकेडमी ओपन होने का कोई चांसेस नहीं है। आपके जो, अगर आप ई कैट के टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ई कैट के जो टेस्ट सेशन है वो राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपका स्टार्ट हो जाना है। ई कैट का टेस्ट सेशन, यानी ई कैट के जो टेस्ट हैं उनका सिलसिला आपका राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपका टेस्ट सेशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकेंड ईयर की आप बात कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर के टेस्ट तो चल रहे हैं, आपको डेट शीट दी होगी, वो आप टेस्ट सोल्व करके अकेडमी दे जाया करें। आज भी मैंने 2 बच्चों के टेस्ट चेक किए हैं सेकेंड ईयर के, बॉयज़ के, और मैं हैरान हूँ कि वो बॉयज़ के टेस्ट है। तो आप भी दें टेस्ट तो ये चेक हो जाएंगे। जी, और कुछ पूछना है तो पूछें, फिर बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है। मेरे आपको मैंने बता दिया है आपके पेपर्स की डेट, आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। मैंने आपको ई कैट का भी बता दी कि एक्सपेक्टेड है कि वो आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाए, यानी जून के अंदर हो जाए। इसलिए आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया कि आप परेशान ना हो, पेपर होने ही होने लाजमी। और जुलाई में, मैंने पहले भी कहा था जुलाई में आपके पेपर हो जाने हैं। तो ये डेट आ गई है आपकी पेपर्स की, और अभी वैसे ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये अंदर की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके पेपर हो जाने हैं। कॉलेजेस अकेडमीज खोले या ना खोले, पेपर इन्होंने ले लेने, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। रेस्टोरेंट्स भी इन्होंने खोल दिए पीर से। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन है, सबकी प्रिपरेशन है। जो जिन्होंने प्रिपरेशन की है उनकी है, जिन्होंने नहीं की उनकी नहीं है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो तैयार हैं, कि जो कहते हैं कि सर हो जाए पेपर। जैसे कि आपको पता है मैं एक दो जगह और पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। यहाँ पर भी आप अकेडमी के भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि जिनकी तैयारी है और वो पेपर के लिए तैयार हैं, ठीक है। भले वो वैसे ही डर रहे हो, अंदर उसके उनके खौफ हो, लेकिन वैसे वो प्रिपेयर हैं पेपर के लिए। तो आप भी अपनी तैयारी करें, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको तो स्मार्ट सिलेबस एक दे दिया गया, दूसरा पेपर में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया आपको, इतना ज़्यादा टाइम आपको दे दिया, इतना कभी ज़िंदगी में नहीं किसी को टाइम मिला। मेरे दौर में मुझे टाइम मिला होता तो मैं सोचता हूँ कई दफ़ा कि अगर मुझे इतना टाइम मिला होता है, कोविड की सिचुएशन मेरे टाइम पर होती, छुट्टियाँ भी थी, टाइम भी मिल गया, सिलेबस भी स्मार्ट हो गया, तो मैं तो टॉप कर जाता पढ़ के। तो आपको टाइम भी मिला, आप फिर भी इस तरह बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सीरियस आपको होना पड़ेगा। 12 अभी भी बड़ा टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ेंगे कल, और चैप्टर 3 भी कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।